चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि भाई एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर देखिए, वैसे एरिया तो हमको पता है कि भाई एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें हमने वेक्टर लगा दिया। तो अगर एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर हम लोग एरिया में डायरेक्शन दे दें, अगर एरिया में हम लोग डायरेक्शन दे दें तो वो क्या बन जाता है, एरिया वेक्टर बन जाता है। कैसे? अब देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है भाई, इस तरीके से। ये एक सरफेस है, मैंने इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, सपोज करते हैं। ठीक है, अब इस सरफेस का कुछ एरिया है, मान लेते हैं कि चलिए इसका एरिया भाई ए है, इसका एरिया ए है। अब इसमें हम डायरेक्शन दे दें तो इसका डायरेक्शन जो होता है एरिया वेक्टर, अब जब भी निकालेंगे हमेशा उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डस्टर लिया हुआ हूँ, अभी एक सरफेस है, तो अगर इसका एरिया वेक्टर देखना चाहे इस सरफेस का, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर ये सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया इसका यहीं से निकाला जाएगा, इसका एरिया ए हमने सपोज किया है और इसमें डायरेक्शन देना है, तो एरिया का जो डायरेक्शन यहाँ पे लेंगे हम लोग हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे और आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आपको जानना जरूरी है क्योंकि आगे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसका यूज है, तो एरिया वेक्टर आप ध्यान रखेंगे। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के, जिस भी सरफेस की बात करेंगे, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the surface and always outward direction। ठीक है, तो ये पर एरिया वेक्टर का भाई एक प्रॉपर्टी है छोटा सा जो आपको याद रखना है, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फ्लक्स की बात कर लेते हैं अब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं या फाई ई से डिनोट करते हैं। चलिए फाई ई से डिनोट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैं मान लेता हूं कि चलिए हमारे पास एक ये सरफेस है। ठीक है, इसका ए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा किसी भी क्लोज सरफेस से, ध्यान रहे, किसी भी क्लोज सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, किसी भी क्लोज सरफेस से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लिए हैं तो इसका ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब इसका एरिया वेक्टर जो होगा, ये सरफेस सपोज करते हैं कुछ ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, तो इसका एरिया वेक्टर जब भी होगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सपोज करते हैं इसका कुछ एरिया होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसका एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं। चलिए इसके लिए पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई पास कर रही है और इसका जो एरिया होगा, अभी यहाँ पे सपोज करते हैं बहुत स्मॉल डी है, तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, डी ए। ठीक है, बहुत स्मॉल एरिया
डी ए, और इनके बीच का कुछ एंगल होगा, सपोज करते हैं इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो फ्लक्स देखिए हमारा क्या होगा, तो फ्लक्स भी बहुत स्मॉल होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स चाहिए इस सरफेस के लिए, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है, अच्छा यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं सरफेस के लिए, तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पे सर्कल बना देंगे ताकि हमको पता चलेगा भाई क्लोज इंटीग्रेशन किया जाएगा। अच्छा ई डी ए कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी ए। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट की बात कर लेते हैं भाई, यूनिट बताइए क्या होगा इसका। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखते हैं क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यहाँ से लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकालने का है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे कि अब एक डिफिनिट एरिया का कोई भी सरफेस लेते हैं जिसका एक एरिया डेफिनिट हो, ये तो मैंने ऐसे आर्बिट्री कोई भी सरफेस ले लिया था, तो एक डिफिनिट एरिया का कोई सरफेस लेते हैं, सपोज करते हैं, चलिए एक सरफेस बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से। ठीक है, अब ये ऐसे है सपोज करते हैं, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रही हैं। सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर रही हैं, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ऐसे अगर एरिया सरफेस है इसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। सपोज करते हैं इसका एरिया ए है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इस केस में जो हमारा फ्लक्स होगा, अब इसका एरिया हमको पता है, तो फ्लक्स जो होगा हमारा फाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा ई डॉट ए, या लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ केस देख लेते हैं इस पे, इसका स्पेशल केस होगा। देखिए कुछ स्पेशल केस देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें कि अगर भाई थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाए, तो उस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा, देखिए क्या होगा भाई, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गया, तो कॉस 0 1 होता है, तो फाई हमको मिलेगा ई ए। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं केस, अगर थीटा की वैल्यू भाई 90 डिग्री हो जाए, बोले तो सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, हाँ सही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इस केस में अगर हम फ्लक्स देखें तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो ये फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, ये हमारा मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और साथ में आप ध्यान देंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखिए अब सपोज करते हैं ये हमारा एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है,
ठीक है, और एरिया वेक्टर भी यही है, दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास करेंगी। ठीक है, इस सरफेस में से अगर परपेंडिकुलर हो जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, इसलिए हमारा जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। इस केस में देखते हैं, अब इस केवल हम लोग सामने वाले सरफेस की बात करेंगे। आप देखिएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया है। ठीक है, तो इस केस में देखो, अब इसमें से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे, केवल ऊपर वाले सरफेस देखें, पीछे वाला नहीं देखना है, बस इस सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे, इस वजह से फ्लक्स हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गॉस थ्योरम। देखिए भाई, गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस ने ये बताया भाई कि जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होता है या किसके इक्वल होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे, वो टोटल चार्ज जो फ्लक्स होगा हमारा, वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। क्या चाहिए भाई, किसी भी सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे, इनसाइड द क्लोज सरफेस चार्ज होंगे, वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। मतलब जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक सरफेस है, इसके अंदर ढेर सारे चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है। ठीक है, तो इस सरफेस के अंदर ही जितने चार्ज, यहाँ पे बाहर मैं ले लेता हूँ एक Q5, तो इनसाइड द चार्ज टोटल चार्ज कितने हैं भाई, तो Q होगा यहाँ पे क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, केवल इसके लिए फ्लक्स मिलेगा, इसके लिए फ्लक्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये इस सरफेस के बाहर है। तो किसी भी सरफेस के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे, ठीक है, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये गॉस ने बताया था। तो यहाँ गॉस ने बताया कि भाई फाई क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो फ्लक्स देखिए क्या लिख सकते हैं, फाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन ε0। यहाँ से ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके कारण नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सरफेस के बाहर है हमारा। ये गॉस थ्योरम था। आगे देखते हैं इस पे। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, डिडक्शन ऑफ गॉस थ्योरम या प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ देखिए, कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं Q। अब क्या किया जाएगा, ये चार्ज तो भाई क्लोज है नहीं, अब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चार्ज को क्लोज करेंगे। इस चार्ज को क्या किया जाएगा, किसी सरफेस से क्लोज करेंगे। जिस भी सरफेस से किसी भी चार्ज को हम लोग क्लोज करते हैं उस सरफेस को बोला जाता है गसियन सरफेस। ठीक है, जिस सरफेस से किसी भी चार्ज को हम लोग क्लोज करेंगे उस सरफेस को बोला जाएगा गसियन सरफेस। तो चलिए मैं यहाँ पे एक, इसको चारों तरफ से क्लोज करना है तो हमको एक ऐसा सरफेस बनाना होगा स्पेस में या इसके चार्ज के चारों तरफ, जिससे कि ये क्लोज हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्फेयर लेता हूँ। ठीक है, एक स्फेयर क्लोज सरफेस लेते हैं जो कि गसियन सरफेस का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक इसको क्लोज करते हैं किसी स्फेयर से। अब इसको हम लोग यहाँ गसियन सरफेस बोलेंगे, इस स्फेयर को बोला जाएगा गसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस। ये अब ये चार्ज क्लोज हो गया और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि चलिए आर रहा, ये गॉसियन सरफेस यहाँ से अब ये सेंटर पे हो गया, इस स्फीयर के सेंटर पे अब ये चार्ज क्या हो गया है, क्लोज हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब देखिए इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, मान लेते हैं ई। अब ये पूरे सरफेस की बात नहीं करेंगे हम लोग, केवल इस पॉइंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं इस गॉसियन सरफेस का, जो कि स्फीयर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी होगा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर रहा डी ए, क्योंकि ये सरफेस क्लोज स्फीयर है, तो एरिया वेक्टर जब भी लेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ध्यान रहे ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ठीक है, ताकि चारों तरफ से ये क्लोज हो जाए। अब हमको फ्लक्स निकालना है भाई, फ्लक्स की बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हम लोग बहुत स्मॉल पार्ट की बात किए हैं तो हमारा फ्लक्स भी बहुत स्मॉल होगा। तो देखिए डी फाई इज इक्वल टू लिखेंगे ई डॉट, या चलिए ठीक है ई डॉट डी ए, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगा, तो इसको लिखा जा सकता है डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, ठीक है। अब हमको इस पूरे सरफेस से करंट चाहिए, इस पूरे सरफेस से करंट चाहिए भाई, तो लिखेंगे डी फाई इज सॉरी, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर इंटीग्रेशन फाई का हो गया, डी फाई का फाई हो गया, इधर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। यहाँ से ये हटा देते हैं क्योंकि वेक्टर नहीं रहेगा, कॉस 0 लिखने हैं। अब देखिए तो फाई इज इक्वल टू लिखेंगे ई इंटीग्रेशन डी ए। अब देखिए जो डी ए है, हमने इस स्फीयर के सरफेस का छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग एरिया चाहे तो आपको पता होगा स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इसका रेडियस आर आ रहा है। और इस पॉइंट पे इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कितना होगा, पढ़े आप पुराना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस पॉइंट पे, और ये 4 पाई आर स्क्वायर पहले से है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से प्रूफ हुआ गॉस थ्योरम का प्रूफ कि भाई अब ये चार्ज हमारा क्या है, एक गॉसियन सरफेस से क्लोज है, ठीक है। अब इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, तो टोटल चार्ज का फ्लक्स जो है हमारा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आया है। तो ये इसका डेरिवेशन हुआ। आगे देखते हैं। आगे देखिए डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ। using गॉस थ्योरम। तो आगे हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम लॉ को प्रूफ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से हम लोग वहीं लेंगे, एक चार्ज यहाँ लेते हैं Q, और इसको एक गॉसियन सरफेस बना करके इसको क्लोज कर किया जाता है। एक गॉसियन सरफेस बना के इसको क्लोज कर दिए हैं, और इसका कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं कि R होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कहीं इस डायरेक्शन में होगा, और एक सरफेस का छोटा सा पार्ट कट करते हैं, और इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा BA। ये पहले बना चुका हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए भाई पहले तो हम लोग इसका बेसिक फार्मूले से चलते हैं। बेसिक फार्मूला हमारा क्या था भाई, फ्लक्स का, कि जो फ्लक्स होता है हमारा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी, ठीक है। यही पढ़े थे हम लोग फ्लक्स। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और
एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है, तो देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ये होता है, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, एट कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1, तो फ्लक्स हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए। तो डी ए की बात करते हैं फिर से, इस सरफेस का जो एरिया होगा, इस फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ई इज इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसको सपोज करिए इक्वेशन 1, ठीक है। आगे अब हम लोग गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो भाई यूजिंग गॉस थ्योरम का यूज करके हमको बताना है, तो यूजिंग गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम है। ये इसको सपोज करिए इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें हम लोग, तो फाई इज इक्वल टू ये भी है और फाई इज इक्वल टू ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इसको लिखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और आपस में इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो ई इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमको, ठीक है। अब हम लोग पढ़े हैं, वी नो दैट कि भाई F इज इक्वल टू क्यू इन पढ़े हैं कि E इंटू क्यू नॉट होता है, या F इज इक्वल टू क्यू ही पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ से F इज इक्वल टू E कितना है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है कूलम्स लॉ। और इस तरीके से यहाँ कूलम्स लॉ हमारा प्रूफ हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको ध्यान देंगे, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। एक तरीके से ये गॉस थ्योरम का यूज़ है, तो आगे हम लोग पूरा वही बात करेंगे, यूजेज ऑफ गॉस थ्योरम पे ही बात करेंगे। गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग और भी ढेर सारे फॉर्मूले का डिराइव करेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं, हर जगह पे हमको गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइन चार्ज है, मतलब चार्ज एक लाइन के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, उसके कारण कहीं पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखिए सपोज करते हैं एक ये लाइन है, सीधा होना चाहिए, और ये पॉजिटिव चार्ज है, यार लाइन पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट P है, सपोज करते हैं, हाँ यहीं पे, और हमको यहाँ पे बताना है कि इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज करते हैं कि दिया है आपको लैम्डा है, फ्लाइंग चार्ज इज इक्वल टू कितना दिया है, लैम्डा दिया है, ठीक है। और यहाँ से r डिस्टेंस पे हमको बताना है कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमको चार्ज को क्लोज करना होता है किसी भी सरफेस से, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के लिए, अगर ये लाइन चार्ज है तो इसको क्लोज करने के लिए चलिए हम बनाते हैं एक सिलेंडर बनाते हैं।
ये हमारा गसियन सरफेस बनाते हैं, सिलिंड्रिकल गसियन सरफेस यहाँ बनाते हैं एक इस तरीके से, ठीक है। और जिसका लेंथ सपोज करते हैं भाई L है, ये लेंथ का हमको वायर मिला है। तो जो गसियन सरफेस बनाएंगे हम लोग सिलिंड्रिकल, ये भी हमारा उसका लेंथ L होगा। तो ये हमारा है गसियन सरफेस। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग इस जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा भाई? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा, बाहर की तरफ। और इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर नहीं होगा, पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा यहाँ पे। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पे सर्कुलर एरिया वेक्टर होता है सिलेंडर की बात करें, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, इधर ए मान लेते हैं। सिमिलरली इधर भी एरिया वेक्टर इसका ए होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है और देखा जाए तो ये सर्कुलर पार्ट से इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आगे देखिए, और इस सरफेस का कुछ एरिया होगा, चलिए मैं मान लेता हूँ इस सरफेस का एरिया जो है वो ए डैश है। ये पूरा सरफेस जो है कर्व सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिलेंडर केवल कर्व सरफेस के लिए ही मिलेगा, सॉरी जो फ्लक्स है वो केवल कर्व सरफेस के लिए ही मिलेगा, सर्कुलर पार्ट के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा देखते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सर्कुलर सरफेस। तो मान लेते हैं सर्कुलर सरफेस के लिए φ1 होगा अगर फ्लक्स हमारा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है और एरिया वेक्टर ए है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो लिखा जाए तो ई ए cos 90 लिखेंगे, तो φ1 हमारा cos 90 0 होता है, तो φ1 हो जाएगा 0। तो सर्कुलर पार्ट के लिए जो हमारा फ्लक्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। आगे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस। अब ये सिलेंडर है तो फिर इसका कर्व सरफेस की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस में देखिए इसका एरिया वेक्टर सरफेस परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से देखा जाए तो वो बाहर की तरफ ही निकलेंगे, क्योंकि ये लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कि भाई इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज भी है साथ साथ। तो देखिए जो फ्लक्स होगा मान लेते हैं φ2 होगा, तो इसको लिखा जाएगा ई ए cos 0, क्योंकि यहाँ पे एरिया ए डैश यहाँ लिखेंगे, एरिया वेक्टर ए डैश है इस कर्व सरफेस का और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई ए डैश cos 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब cos 0 1 होता है, तो φ2 हमारा जो होगा वो लिखा जाएगा ई ए डैश, ठीक है। अब हमको ए डैश की बात करते हैं। तो किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr L। एक चीज़ और, ये पॉइंट P जो होगा हम इसी सरफेस पे ही लेंगे, पॉइंट P हम इसी सरफेस पे लेंगे और इसका ये रेडियस बताएगा R, ठीक है। जहाँ पे पूछे उतना बड़ा आपको बनाना होगा। इसका जो एरिया होगा ये कर्व सरफेस का 2πr L होगा। तो देखिए तो φ2 हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ए डैश कितना आ गया 2πr L। तो टोटल फ्लक्स अगर देखा जाए तो कितना हुआ भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ = φ1 + φ2 करेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। φ1 0 है प्लस ये है हमारा E × 2πr L, तो φ मिलेगा E × 2πr L। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं अभी। अब उनको गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो यूजिंग गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई कि फाई इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो टोटल चार्ज अगर क्यू है इस पर तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्यू चार्ज नहीं दिया, हमको ये दिया है कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हमारा वो लैम्डा है। तो हमने पढ़ा है कि भाई क्यू इज इक्वल टू जो होता है वो लैम्डा इंटू एल के बराबर होता है। या आप पढ़े होंगे कि मैंने बताया था आपको जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो वहाँ से क्यू मिलेगा आपको लैम्डा इंटू एल। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करते हैं, तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ देखा जाए तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू आएगा, सॉरी E इज इक्वल टू आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर के, या आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, अगर आर बढ़ाएंगे तो ई कम होगा और आर घटाएंगे तो ई बढ़ेगा। और ये पॉइंट ध्यान रहे, जहाँ पे भी आप लेंगे उतना बड़ा आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा।